Zombie apocalypse. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग पाठशाला में। दोस्तों, ट्रेडिंग पाठशाला लेकर आ गया है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का तीसरा लेक्चर। इसमें हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स को देखेंगे, कौन कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं और उनका क्या रोल होता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ मार्केट, प्राइमरी मार्केट का डिफिनेशन देखा था और सेकेंडरी मार्केट हम लोग देख रहे थे। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उसमें हमने मार्केट टाइमिंग देख लिया था। अभी हम लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं और उनका क्या रोल होता है। तो दोस्तों, मार्केट पार्टिसिपेंट्स में हम देखने वाले हैं रेगुलेटर कौन होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं या फिर इसका डेफिनेशन क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को देखेंगे और उसके बाद मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे, कौन कौन से मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटर क्या होता है। दोस्तों, रेगुलेटर के शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो किसी चीज़ को रेगुलेट करे, किसी चीज़ को सुपरवाइज करे, या फिर कह सकते हैं जैसे कि वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसकी जो देख रेख करता है वो होता है रेगुलेटर। इसका जो मेन फोकस होता है, रूल्स और रेगुलेशंस को बनाते हैं ये लोग कि ताकि मार्केट जो है वो सेफ प्लेस रहे और रिलायबल रहे इन्वेस्टर्स और जो ईश्वर कंपनी है उसके लिए। ताकि यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे स्कैम्स अभी रिसेंट में हर्षद मेहता स्कैम आपने देखा होगा, उस तरीके के स्कैम्स ना हो यहाँ पे, इसलिए ये रेगुलेटर बनाया गया है ताकि वहाँ पे जो मैनिपुलेशंस ऑफ स्टॉक्स होता है वो ना हो सके। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, टिप्स पे काम करते हैं, जो कि एक गलत है, ये इलीगल है। यहाँ पे जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको यहाँ पे सुपरवाइज करता है रेगुलेटर। जो सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ये रेगुलेट करती है सिक्योरिटी मार्केट को। यहाँ पे ये जितने भी इन्वेस्टर्स हो गए या फिर जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज पे भी ये नज़र रखती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, और सभी ट्रांजैक्शंस पे भी नज़र रखती है कि ये लोग कुछ गलत ट्रांजैक्शंस तो नहीं कर रहे हैं। इस बात का ये ध्यान रखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आता है स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस है जहाँ जहाँ पर आप शेयर्स या फिर किसी भी सिक्योरिटी को बाई या फिर सेल कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप बाई और सेल सिक्योरिटीज करेंगे ये पब्लिकली हेल्ड होना चाहिए। मतलब कि वो किसी न किसी के पास होता है, कोई पर्सन होता है जिसके पास वो सिक्योरिटी पहले से होती है, वो सेल करता है, तब वो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। ये सेकेंडरी मार्केट का डेफिनेशन बताते समय मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होता है। यहाँ पे कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं होता है। जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच के होते हैं। यानी कि जो भी शेयर्स या फिर जो भी सिक्योरिटी आप खरीद रहे हैं वो कोई ना कोई पर्सन यहाँ पे सेल कर रहा है। और जो दो हमारे पॉपुलरली नोन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं ये हैं एनएससी और बीएससी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होता है, बीएससी पे थोड़ा सा कम ट्रेड होता है, एनएससी पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होता है। अभी यहाँ पे देखेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन कौन से होते हैं और ये क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वो एक एंटिटी होती है जो मिडिल मैन का काम करते हैं बिटवीन टू पार्टीज, दो लोगों के बीच का ये एक इंटरमीडियरी होती है, ये मिडिल मैन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कमर्शियल बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया और म्यूचुअल फंड हो गए या फिर पेंशन फंड हो गए, ये काम करते हैं इंटरमीडियरीज की तरह। यहाँ पे आप डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। यहाँ पे किसी भी एनएससी पे डायरेक्ट आप ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पे जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो इनके थ्रू करते हैं। यहाँ पे आप अपना पैसा जमा करेंगे, फिर ये यहाँ से एनएससी में डालेंगे पैसा। यहाँ पे अभी देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप इन्वेस्टर हो गए, इसके बाद ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट आए, फिर उसके बाद ये जो पैसा है आपका डायरेक्ट यहाँ नहीं जा रहा है, ये पैसा पहले यहाँ आ रहा है फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है। इस वजह से इनका नाम फाइनेंशियल इंटरमीडिएट पड़ा है। यहाँ पे आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे लिखा है मिडिल मैन का काम करता है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। ये हो सकता है कि कोई भी हो, जैसे ये जो बैंक्स हो गई, कमर्शियल बैंक्स हो गए, ये डायरेक्ट आप यहाँ पे जो एफडी करते हैं या फिर कोई और भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये लोग भी किसी के थ्रू या फिर डायरेक्ट एक किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये हो सकता है एनएससी के माध्यम से करें या फिर किसी और के थ्रू करें, लेकिन ये एनएससी के माध्यम से भी करते हैं, इसलिए इनको हम इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स में हमने इसको रखा है। अभी हम देखेंगे मार्केट
सॉरी, मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज के कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। जितने भी मेंबर्स होते हैं या फिर स्टॉक एक्सचेंज खुद इसको भी सुपरवाइज करता है सेबी। सेबी की नज़र सब पे होती है, कहाँ पे क्या हो रहा है वो सेबी सबको रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर जो पहला है वो है ईश्वर। ईश्वर वो होता है जो किसी भी सिक्योरिटी को इशू करे। वो हो सकता है जैसे कि मान लीजिए शेयर्स, यहाँ पे जो शेयर्स का एग्जांपल लेते हैं तो जैसे मान लीजिए रिलायंस ने जब पहली बार अपना शेयर इशू किया होगा, उसने शेयर्स को बनाया होगा या फिर जो पहले से शेयर्स बने होंगे उसको अगर मार्केट में लाया होगा तो वो जो है वो ईश्वर एंटिटी या फिर ईश्वर कहलाएगी। यहाँ पे गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी सिक्योरिटीज इशू करती है, जैसे वारंट्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इसको इशू करते हैं। तो ये डोमेस्टिक और फॉरेन गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं जो कि सिक्योरिटीज इशू करती हैं। तो इसमें सारे जो लोग इशू करते हैं किसी भी सिक्योरिटी को वो इशूअर कहलाते हैं। ये एक लीगल एंटिटी होती है जो कि रजिस्टर्ड होते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी बॉडी के साथ ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं, वेरीफाइड होते हैं। दोस्तों अगला आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होता है जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, वो किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे या फिर किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करे, वो इन्वेस्टर कहलाता है। इन्वेस्टर कितने टाइप के होते हैं वो हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। तो जो लोग अगर इन्वेस्टर के टाइप के बारे में जानना चाहते हैं, जिनको नहीं पता है, वो लोग हमारा लेक्चर 2 जाके देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन या फिर इसको क्लियरिंग हाउसेस भी बोलते हैं। यहाँ पर एनएससी पे या फिर बीएससी पे, एनएससी पे या फिर बीएससी पे आप जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने ब्रोकर के माध्यम से, वो उसको कंफर्म करना, उसको सेटल करना और शेयर्स या फिर किसी भी सिक्योरिटी की डिलीवरी देना, ये काम होता है क्लियरिंग हाउस का। ये प्रोवाइड करते हैं आपको ट्रांजैक्शन का कंफर्मेशन, सेटलमेंट और डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज़ को ये लोग करते हैं। इनका जो मेन काम होता है दोस्तों, इंश्योरिंग द ट्रांजैक्शंस आर मेड इन प्रॉम्प्ट एंड इफिशिएंट मैनर, मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो जल्दी हो और आसानी से हो, ये देख रेख करना इनका ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हों और आसानी से हो जाएं और ये कोई इलीगल ट्रांजैक्शन ना हो। दोस्तों दो हमारे पास क्लियरिंग हाउसेस हैं, एनएससीसीएल और आईसीसीएल। ये एनएससीसीएल इसका फुल फॉर्म दोस्तों जो है कि नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये क्लियरिंग हाउस है एनएससी का। एनएससी पे जितने भी आप ऑर्डर्स लगाते हैं ये इनको कंफर्म करता है और उनको जो सेटलमेंट होता है वो सेटलमेंट करते हैं इसको, और उसके बाद ये इसके शेयर्स को इनके डीमेट अकाउंट तक पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे आपने बाई किया तो वो ऑर्डर कंफर्म करता है एनएससीसीएल, उसके बाद उसका सेटलमेंट करता है, उसके बाद उसके शेयर्स की जो डिलीवरी करता है वो आपको मिलता है एनएससीसीएल के द्वारा। और दूसरा आईसीसीएल जो है इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये बीएससी का क्लियरिंग हाउस है जो बीएससी पे ऑर्डर्स लगते हैं। ये देखिए सब्सिडरी है बीएससी का और ये जो सब्सिडरी है एनएससी का। तो आईसीसीएल पे जो ऑर्डर्स बीएससी पे लगते हैं उनको क्लियर करना और सेटल करना, कंफर्म करना काम होता है आईसीसीएल का। और दोस्तों यहाँ पर जो सेटलमेंट पीरियड होता है, यहाँ पे एक सेटलमेंट टाइम होता है जो T+2 डेज होता है। इसको अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। T+2 डेज, देखिए ये वह दिन होता है जिस दिन आपने शेयर्स बाई किए या फिर सेल किए। यहाँ पर उसके बाद आपने बाई या सेल कर दिया, उसके बाद 2 वर्किंग डे लगते हैं आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स को आने में या फिर आपको आपके डीमेट अकाउंट से शेयर्स को दूसरे डीमेट अकाउंट तक पहुंचने में। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो शेयर्स का टाइम लगता है वो रहता है 2 दिन का। 2 दिन में आपका जो है शेयर एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट तक पहुंच जाता है, या शेयर्स हो सकता है या फिर कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है जो कि एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में पहुंचती है। तो ये T+2 डे ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जब भी आप शेयर्स बाई करते हैं तो तुरंत आपके डीमेट अकाउंट में वो शो नहीं करता है। इसको आपके डीमेट अकाउंट में शो करने के लिए T+2 डे का टाइम लगता है, मतलब जब आपने बाई किया उसके बाद 2 दिन लगने वाले हैं, उसके बाद आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर्स दिखने लगेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है डिपोजिटरीज। डिपोजिटरीज से आपको साफ समझ में आ रहा होगा कुछ यहाँ पे डिपॉजिट होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बुक एंट्री होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास रिलायंस के 10 शेयर्स पड़े हुए हैं तो इसकी एंट्री यहाँ पे डिपोजिटरीज में होगी कि 10 शेयर रिलायंस के आपके पास पड़े हैं।
और इसका एक और जो काम होता है कि डीमैटेरियलाइज्ड करता है पेपर फॉर्म जो होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास शेयर सर्टिफिकेट पड़ा है पेपर फॉर्म में, उसको डीमैटेरियलाइज्ड करके आपको आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ये इसको डीमैटेरियलाइज करेगा और जो क्लियरिंग हाउस होगा उसको आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। जो यहाँ पे दो हमारे क्लियरिंग हाउसेस हैं, NSDL और CDSL। NSDL का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, कोई भी यहाँ पे रोक टोक नहीं होती, किसी भी डिपॉजिटरी के साथ किसी भी ब्रोकर का अकाउंट हो सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी भी ब्रोकर के साथ आज जिसका अकाउंट यहाँ पे है NSDL में, आप वहाँ से कोई शेयर बाई किए तो ये उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि मान लीजिए रिलायंस का खरीदा तो रिलायंस के शेयर्स किस पर्सन के पास में है, किस ब्रोकर के साथ में है, इसका हिसाब किताब रखती हैं ये डिपॉजिटरीज। नेक्स्ट आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रोकर्स जो होते हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ये NSDL या फिर CDSL के साथ किसी के साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं NSDL या फिर CDSL के। और ये डिपॉजिटरीज और इन्वेस्टर के बीच में एक इंटरमीडिएट्स की तरह काम करते हैं। मतलब वहाँ पे हमने देखा था कोई भी ब्रोकर या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर जो है वो इंटरमीडिएट्स हो गया डिपॉजिटरीज और आपके इन्वेस्टर के बीच में। मतलब आप जो भी शेयर्स बाई कर रहे हैं डायरेक्ट NSE से नहीं कर रहे हैं, ब्रोकर से कर रहे हैं, और इस ब्रोकर का अकाउंट इस डिपॉजिटरी में है। तो ये जो रिकॉर्ड रखेगा कि इसका ये जो इन्वेस्टर है इसने किस कंपनी के कितने शेयर्स बाई किए हैं, स्टॉक ब्रोकर के पास रिकॉर्ड होगा। और ये रिकॉर्ड ये प्रोवाइड करता है डिपॉजिटरीज लिमिट, जो हमारे पास जो डिपॉजिटरीज हैं उनको, और इनको सबको सुपरवाइज करती है सेबी। यहाँ पे जितने भी टर्म हमने डिस्कस किए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हमने डिस्कस किए, सब पे जो सेबी है वो नज़र रखती है कि कोई यहाँ पे गड़बड़ी न होने पाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में हम लोग मार्केट टाइमिंग में प्री मार्केट सेशन और पोस्ट मार्केट सेशन क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।